स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com पे। मैं आपका इंजीनियर AK आनंद। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ठोसों के वर्गीकरण के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। क्लियर है? ठोसों का वर्गीकरण। तो हमने यहां पर लिखा ठोस। अब अगर हम बात करें ठोसों की वर्गीकरण के बारे में, तो ठोसों का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। ठोसों का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो ठोस का प्रकार है वर्गीकृत किया जाता है वह होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? एक क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बट दिक्कत है मेरे बच्चे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस तो पता है, लेकिन सर हमें नाम तो पता चल गया कि यह क्रिस्टलीय ठोस और ये अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन एक्चुअली में क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस होता कैसा है, ये तो बताओ सर। अरे बच्चे शांत रहो, बता रहा हूं मैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है कि कोई एक ठोस पदार्थ है। अब ये चीज तो पता है कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उनका कण किस तरीके से व्यवस्थित होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहां पर देखो, मान लो कोई ठोस है, उनके जो कण है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इसके नीचे क्या हो गए, सारे ब्लैक वाले, फिर यहां पर क्या आ गए, ब्लू वाले, फिर यहां पर क्या आ जाएंगे नीचे में, ब्लैक वाले। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनके कणों का जो सजावट होगा वो कैसा होगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू 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 ब्लू, फिर यहां से कर दो बीच में 3 ब्लैक, यहां पे 2 ब्लू और लास्ट में ब्लू कलर के कण होंगे। यहां पे भी ब्लू कलर के ही सारे कण होंगे और यहां पे जो कण होंगे वो क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नीचे में यहां पे कर दो, यहां पे सारे के सारे क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, बट लास्ट में 2 क्या होंगे, ब्लू कलर के कण होंगे। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, क्रिस्टलीय ठोस के जो कण है, यहां पे देखो कि यह एक निश्चित ज्यामिति में है। इनका जो सजावट है एक निश्चित ज्यामिति में है। पहले रो में सिर्फ ब्लू कलर का है, दूसरे रो में सिर्फ ब्लैक कलर का है, तीसरे में फिर ब्लू कलर का है, चौथे में फिर ब्लैक कलर का है। और इनका सजावट भी देखो, पहले ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक, यानी एक निश्चित व्यवस्था में सजाई गई है। ये जो ठोस है, ये जो ठोस है, इनके जो कण है यह एक निश्चित व्यवस्था में सजाया हुआ है। कहीं पे भी अनिश्चित व्यवस्था नहीं है। ब्लैक, ब्लू के बाद ब्लैक, फिर ब्लू फिर ब्लैक, ऐसा। जो ब्लू रो है सिर्फ ब्लू है, जो ब्लैक रो है सिर्फ ब्लैक है, जो फिर ब्लू रो है उसमें ब्लू है। तो यह एक निश्चित व्यवस्था में सजाई गई है। तो वैसे ठोस जिनके जो कण है वो एक निश्चित व्यवस्था में सजाया हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे जो कणों की सजावट है वो निश्चित नहीं है, कणों की जो व्यवस्था वो निश्चित नहीं है। कहीं पे भी ब्लैक और कहीं पे भी ब्लू उपस्थित है। तो यह क्या हो गई, अनिश्चित व्यवस्था। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कणों की व्यवस्था क्या हो जाएगी, कणों की निश्चित व्यवस्था, कणों की निश्चित व्यवस्था। लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे क्या है हमारा, कणों की अनिश्चित व्यवस्था है। क्या है, अनिश्चित
व्यवस्था। तो वैसे ठोस जिनके कणों की व्यवस्था निश्चित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वैसे ठोस जिनके कणों की व्यवस्था अनिश्चित हो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि यह जो होता है वो दीर्घ परासी होता है। क्या होता है? दीर्घ परासी होता है। यह होता है दीर्घ परासी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो यह होती है लघु परासी। लघु परासी। अब दीर्घ परासी और लघु परासी क्या है मेरे बच्चे, इसको समझ लो। दीर्घ परासी का मतलब है कि अगर यह ब्लू कलर वाला लाइन है, कण है, तो यह बहुत लंबा होगा और उसमें सिर्फ ब्लू कलर का होगा, यानी एक प्रकार के कणों की सजावट बिल्कुल एक जैसे होगी और वो लंबी होगी, बीच में कोई दूसरा कलर नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ परासी। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई एक कलर का जो रो है वो बड़ा नहीं है, बीच में कहीं पर ब्लू कहीं पर लाल है, तो इसका परास क्या कहलाएगा? लघु परासी। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से क्या होता है, इस चीज को समझ गए? ठोस का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है और यह जो वर्गीकरण है यहां पर ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह जो ठोस का वर्गीकरण हुआ है इसका आधार क्या है? कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। इस चीज को याद रखना, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। आप बुक में भी उठा के देख लो, सीधा ठोस का वर्गीकरण किया होगा और वहां पे लिखा होगा क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यह जो ठोसों का वर्गीकरण है इसका आधार क्या है? तो कणों के आधार पर, उनके कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें कणों की व्यवस्था निश्चित हो तथा दीर्घ परासी हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, जिनके कणों की व्यवस्था अनिश्चित हो तथा लघु परासी हो, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाएंगे और मिटाएंगे तभी ना दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाई साहब। तो मिटाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अंतर, क्योंकि यह अंतर आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, पूछे या ना पूछे, लेकिन इनमें अंतर पूछता है और ये 3 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन में कहीं भी पूछ सकता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें हम लोग अंतर पढ़ेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो अब यहां पे हम बात करते हैं अंतर की। किसकी बात करेंगे? अंतर की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में, क्या डिफरेंस है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो क्रिस्टलीय ठोस का था वह क्या था, जो कि हमने इसको जब समझा, इसके डिफिनीशन के बारे में जाना, तो हमने वहां पे पढ़ा। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि कणों की व्यवस्था क्या होती है? कणों की निश्चित व्यवस्था। कणों की निश्चित व्यवस्था। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें क्या होती है? कणों की अनिश्चित, कणों की अनिश्चित व्यवस्था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में हमने सॉरी क्या देखा था कि यह दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड के लिए, तो सबको पता है यह क्या होता है? लघु परासी होते हैं। क्लियर है? यह क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं।
क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा कि इनके द्रवणांक या क्वथनांक की बात करें। किसकी बात करें? द्रवणांक या फिर क्वथनांक की बात करें तो ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनके द्रवणांक ये वाला ना होगा, मैंने यहां पे गलती से ये वाला ना लिखा है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इनके द्रवणांक या फिर क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होंगे? निश्चित होंगे, जबकि इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। अगर नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो नंबर 4 में होगा गलन उष्मा। क्या होगा? गलन उष्मा। तो अगर हम गलन उष्मा की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन उष्मा होती है वह क्या होती है? निश्चित होती है, जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनकी जो गलन उष्मा है वह क्या होगी? अनिश्चित होगी। क्या होगी? अनिश्चित। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। नंबर पॉइंट 5, विदलन गुण। विदलन गुण। अगर हम विदलन गुण की बात करें तो विदलन का गुण क्या होता है? ध्यान से समझना। विदलन का गुण होता है कि काटने पर सपाट सतह। लेकिन अगर हम बात करें विदलन गुण की, इसमें किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण, तो यहां पे क्या होगा? खुरदरा सतह होगा। क्या होगा? खुरदरा सतह। क्लियर है? यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, मान लो कि यह क्रिस्टलीय ठोस है, इसको अगर हम किसी चीज से चाकू या किसी चीज से अगर इसको हम काटते हैं तो काटने के बाद इसका जो सतह होगा ना वो सपाट होगा, मक्खन की तरह होगा, बिल्कुल चिकना होगा। लेकिन अगर यही क्रिस्टलीय ठोस है, इनको अगर हम चाकू से काटते हैं, फिर अगर हम इसको महसूस करेंगे, टच करके देखेंगे, तो इनका जो सतह होगा वह किसी भी कीमत पे सपाट मक्खन की तरह नहीं हो सकता है। क्रिस्टलीय ठोस को कट करने पे उसके जो सतह होंगे वो फ्रांस के रोड की तरह एकदम चिकना होगा। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस को काट दोगे तो उसका सतह जो होगा आपको बिहार का रोड मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहार का रोड मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 पॉइंट आ जाओ यहां पे। क्या जाओ? पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 में हम बात करते हैं दैसिकता की। किसकी बात करेंगे? दैसिक गुण, दैसिकता। तो अगर दैसिकता की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषम दैसिक होता है। क्या होता है? विषम दैसिक होता है। क्या होता है? विषम दैसिक। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो यह क्या होती है? समदैसिक होता है। यह क्या होता है? समदैसिक होता है। यह क्या होगा? समदैसिक होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखोगे सर दिक्कत तो है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, समझ लो, फिर आप कहोगे हाँ सर आपने सही पॉइंट पकड़ा। दिक्कत यह है कि दैसिकता का मतलब क्या होता है? दैसिकता का मतलब क्या होता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। दैसिकता, दैसिकता का मतलब क्या होता है? तो दैसिकता का मतलब होता है प्रतिरोध। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, बात करें अपवर्तनांक की, किसकी बात करें? प्रतिरोध की, बात करें अपवर्तनांक की, बात करें हम चालकता की। किसके बारे में? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अगर इनके अपवर्तनांक, इनके चालकता और इनके प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना।
तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें निश्चित व्यवस्था होती है कणों की, यानी ब्लू कलर की होगी। उसके बाद क्या होगा हमारा, ब्लैक कलर का होगा, फिर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, फिर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। ब्लू होगी, फिर क्या होगी, ब्लैक होगी, ब्लैक होगी, दो ब्लू हो जाएंगे, फिर यहां पे ब्लू, लास्ट पे ब्लू, और बीच में क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्लैक कलर ही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैसिकता का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में बाएं से दाएं जाते हैं तो जितने भी कण है ना, सबके प्रतिरोध, अपवर्तनांक तथा चालकता में अंतर पाया जाता है, यानी कि अंतर पाया था, अलग अलग होगा। या फिर अगर हम ऊपर से नीचे इस दिशा में ट्रेवल करें फिर भी प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता क्या होता है, अलग अलग होगा, विषम होगा, एक समान नहीं होगा। तो अलग अलग दिशाओं में प्रतिरोध, अपवर्तनांक, चालकता अलग अलग होगी, विषम होगी। इसी गुण को क्या कहते हैं, दैसिकता बोला जाता है। और इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस में तो आप किसी भी दिशा में ट्रेवल करो, इनके प्रतिरोध, अपवर्तनांक एवं चालकता लगभग समान पाए जाते हैं, लगभग समान पाए जाते हैं। और इसीलिए यह क्या होती है, समदैशिक होता है। क्लियर है, तो एक बार फटाक से आप लोग नोट कीजिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत। तो यह क्या था हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हमने क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और ये जो अंतर है ना, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में 100% श्योर है, आना ही आना है। ये बहुत ही क्या है, VVI है। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इससे पहले के जो वीडियो मैंने डाला है चैप्टर 1 का, वो वीडियो और ये वीडियो दोनों आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है 6363819512, उस पर आप या तो व्हाट्सअप कर लो या फिर टेलीग्राम कर लो, जो मन करे वो कर लो आपका, और मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहां पे समझ में नहीं आ रही है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वैसे पता है मुझे कि आप अगर ये क्लास देख रहे हो तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं, इतना अच्छे तरीके से समझाया गया ना, मस्त तरीके से, कि आपको दिक्कत होगी नहीं। मैं 100% श्योर हूं एकदम, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा, इनका अंतर था। अच्छा, एक और अंतर जो है इसमें आप जोड़ लो नीचे में, अगर चाहो तो जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स पाओगे। एक और, ये जो होता है हमारा वास्तविक ठोस होता है, ये क्या होता है हमारा, वास्तविक ठोस। ये क्या है हमारा, वास्तविक ठोस। लेकिन ये क्या होता है, आभासी ठोस। क्या होता है, आभासी ठोस। और इसी को हम लोग बोलते हैं अतिस्थितित द्रव भी बोलते हैं, अतिस्थितित द्रव भी बोलते हैं। क्लियर है। अतिस्थितित द्रव का मतलब क्या होता है, वैसा ठोस पदार्थ जो कुछ दिनों के बाद में गलने लगते हैं, क्या होता है, पिघलन होने लगता है, और पिघल के वो एक तरफ आ जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में जरूर पूछता है, कांच एक अतिस्थितित द्रव है क्यों। कांच एक, मैं यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपका ये होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा। कांच एक अतिस्थितित द्रव है क्यों। ये क्या है, आपका होमवर्क है। जो जो बच्चों को समझ में आ गया है कि अतिस्थितित द्रव का मतलब क्या होता है, तो कांच एक ठोस है लेकिन यह अतिस्थितित द्रव है, किस लिए,
यही एग्जाम्पल बताना है, रीजन बताना है उसका। तो कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। जिनको भी आता है जरूर रिप्लाई करें, जिनको नहीं आता वो भी लिखो। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में जरूर इसका आंसर दूंगा आपको। तो आप अच्छे से दोनों वीडियो को पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।